सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि आप आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए। पार्लियामेंट इलेक्शन ख़त्म होते ही हमने इन असेंबली इंतखाबात के लिए तंजीम के तरफ से अपनी शुरुआत की और हमें लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए, अगर हम वोटर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोट डालने के लिए कन्विंस करना चाहते हैं, तो हम क्या लेके लोगों के पास जाएंगे। सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने ये ज़िम्मेदारी जनाब अब्दुल रहीम राथर साहब, जो हमारे सबसे सीनियर साथियों में गिने जाते हैं, जिन्होंने न सिर्फ तंजीम में एक बहुत अहम रोल अदा किया है, बल्कि कई साल जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे भी काम किया है। जब कभी पार्टी को कोई डॉक्यूमेंट या कोई इस तरह का काम करना होता है तो कहीं ना कहीं राथर साहब को हम उसके साथ जोड़ने का काम करते हैं। इस बार भी जब मंशूर तैयार करने की बात आई तो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने राथर साहब को ये ज़िम्मेदारी दी और उन पे छोड़ा कि वो कमेटी में किन किन को शामिल करना चाहेंगे। कमेटी में जिस तरह तनवीर ने अभी कहा, कई सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी जो हैं इस कमेटी के साथ जुड़े रहे। इसके साथ साथ प्रोफेसर निसार साहब भी, उन्होंने भी हमारी इसमें बहुत मदद की। लेकिन जिनके नाम लिए गए उन्होंने तो मदद की, लेकिन कई सारे ऐसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं जिनका एक रोल इसमें रहा, जिनके नाम हम वक्त बचाने के लिए हम ले भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो जानते हैं और हम जानते हैं कि उनका इसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। और मैं अपने तरफ से, चेयरमैन साहब के तरफ से, बाकी मेंबरों के तरफ से उनका भी इस रिपोर्ट के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ। चाहे वो डिज़ाइनिंग में उन्होंने मदद की, ग्राफिक्स में मदद की, इसके प्रूफ रीडिंग में मदद की, इसके प्रिंटिंग में मदद की, जहाँ जहाँ उनकी मदद हमें हासिल हुई उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये मैनिफेस्टो राथर साहब ने दफ्तर में बैठ के तैयार नहीं किया। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम नहीं है। जिम्मेदारी संभालने के बाद राथर साहब का पहला कदम था अपने टीम को बुला के उनसे मशवरा करके हमने जम्मू कश्मीर के आवाम से बात की। हमने उनसे कहा कि हमारे मंशूर में वो क्या देखना चाहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से उनको कौन से वादे ऐसे चाहिए जिनसे उनको लगता है कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक तब्दीली आएगी, एक बेहतरी आएगी। जो पिछले कई सालों से हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उस मुश्किलात का हल कहाँ से हो सकता है। और जब राथर साहब और कमेटी के मेंबरों ने लोगों को ईमेल के ज़रिए और मैसेज के ज़रिए अपने सजेशंस भेजने पे जो है उन्हें एक दावत दी, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि 5, 10, 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग जो हैं इसमें मेहनत करेंगे। और आम तौर पे अगर लोग इसमें जवाब अगर देंगे भी तो वो एक नॉन सीरियस उनका रवैया होगा। हम हैरान हुए, जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से लोगों ने रिस्पांस नहीं भेजा। और हजार से ज़्यादा होंगे हज़ारों में ईमेल्स, मैसेजेस, लेटर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में राथर साहब को एड्रेस हुए। और जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस्तेमाल करके अपने सजेशंस हमें भेजे, पहले तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि एक भी ऐसी ईमेल, चिट्ठी या मैसेज नहीं है जिसको राथर साहब और उनके साथियों ने पढ़ा ना हो। हर किसी मैसेज को पढ़ा गया, हर किसी मैसेज को जो है हमने फिर डिस्कशन के लिए रखा और कोशिश की गई कि जहाँ जहाँ से हमें वो सुझाव मिले, वहाँ जहाँ से हमें वो बातें सामने आईं जिससे कि हमें लगा कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के आवाम को फ़ायदा होगा, हमने उस चीज़ को मंशूर में शामिल करने की कोशिश की। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है।
जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको देखेंगे, जब तफसील में आप इसको देखें तो आप ये शायद समझ जाएंगे, जो मैं समझता हूँ, कि ये पूरी तरह से एक एजेंडा फॉर गवर्नेंस है। ये 5 साल का एक रोड मैप हम खींच रहे हैं, जो कि इसको पूरा करने पे वाकई जम्मू कश्मीर में एक तब्दीली, एक बदलाव आएगा। बदलाव की बात तो इससे पहले बहुतों ने की, लेकिन धोखा देने के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। राथर साहब और इनके साथियों को अगर सदर मोहतरम ने एक बात कही, वो सिर्फ ये थी कि आप वादे वो करिए जो आप कल जाके मुकम्मल कर पाओगे। अब हमारे बाद और भी पार्टियां हैं, वो भी अपने मंशूर जो हैं लोगों के सामने पेश करेंगे। जाहिर सी बात है कि कुछ उनमें से ऐसे भी होंगे जो हमसे बढ़ चढ़ के वादे करेंगे, और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि वो पार्टियाँ जो कल हुकूमत बनाने की उम्मीद रख भी नहीं सकते, उनके लिए बड़े वादे करना कोई मुश्किल बात है नहीं, क्योंकि जिन लोगों को मालूम है कि वो कल हुकूमत में आएंगे नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हम लोग जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल को हमें लोगों के वोट हासिल होंगे, कल को अक्टूबर में जब नतीजे आएंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी, हमारे लिए गैर जिम्मेदाराना तौर जो है लोगों से वादे करना या इस तरह के वादे करना जिनको कल हम पूरा ना कर पाएँ, वो लोगों के साथ खिलवाड़ होगा, लोगों के साथ मजाक होगा, लोगों के साथ धोखा होगा, और हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। तो जो भी मंशूर में हम बातें शामिल कर रहे हैं, उन सब पे राथर साहब और उनके साथियों ने बहुत ही ज़्यादा इस पे गौर किया है, इस पे सोचा है, इनको एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया है, और तब जाके डिस्कशन और सारा चीज़ करने के बाद आज ये डॉक्यूमेंट तैयार करके हम आपके सामने रख रहे हैं। शायद पहले फेज़ के नोटिफिकेशन से एक दिन पहले इसको रिलीज़ करना, इससे भी आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियसनेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, कितनी तरह से हमने तैयारी की है, न सिर्फ इस इलेक्शन की बल्कि इस इलेक्शन के बाद अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो पहले दिन से हम लोगों की खिदमत करने की जो है तैयारी में हम लगे हुए हैं। मैं अब अपने साथियों से कहूँगा कि एक एक करके वो आपको जो 12 हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि मंशूर ने तो पढ़ना और इसको समझना इतना आसान नहीं होता। लोगों में वैसे भी इतनी पेशेंस आज है नहीं, सब्र है नहीं। लोग ये जानना चाहते हैं जल्दी जल्दी कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। तो इस मैनिफेस्टो को हमने 3 हिस्सों में जो है तकसीम किया हुआ है। एक में हम 12 जो अहम वादे हम लोगों के साथ कर रहे हैं, पहले हिस्से में हमने उन 12 वादों को जो है सामने लाया हुआ है, कुछ हद तक हमने उनको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद जो उसके साथ जो हम एडिशनल कमिटमेंट्स करने जा रहे हैं, दूसरे हिस्से में हमने उनको शामिल किया हुआ है, और तीसरे हिस्से में जो लोग डिटेल में समझना चाहते हैं कि आखिरकार अगर हम किसी चीज़ का वादा कर रहे हैं तो उसको हम पूरा किस तरह से करेंगे, हम उस चीज़ को किस तरह जो है लोगों के सामने पेश करेंगे। तीसरे हिस्से में हमने हर चीज़ को डिटेल में लोगों को जो है वोटरों को समझाने की कोशिश की है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम सिर्फ उन 12 जो अहम हमारे पॉइंट्स हैं, जो गारंटीज़ हैं, उन 12 गारंटीज़ को आपके सामने रखेंगे। उसके बाद पूरी मैनिफेस्टो आपके साथ जितने हम कॉपीज़ अभी तक तैयार कर सके वो हम आपके साथ बांटेंगे। डिजिटल कॉपीज़ आपको जितनी भी चाहिए होंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए हम वो डिजिटल कॉपीज़ आप तक दे देंगे, और आप इस मैनिफेस्टो की जो है फिर एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। उर्दू और हिंदी में जो है इसकी ट्रांसलेशन की जा रही है, और 2-3 दिन के अंदर अंदर इसका उर्दू ट्रांसलेशन और हिंदी ट्रांसलेशन जम्मू के कुछ इलाकों के लिए ये दोनों तैयार करके हम वोटरों के पास जो है इसको पहुंचा देंगे। तो करें शुरू। हमने ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन की बात की है, हमने रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A की बात की है, हमने बात की है कि political prisoners and youth who have been unjustly detained in jails and are not involved in serious crimes. We also seek amnesty for all political prisoners. The JKMC is strongly committed to the streamline the verification process. जो पासपोर्ट है, यहाँ बहुत लोगों के पासपोर्ट बंद है,
उसके लिए वी विल एंश्योर दैट पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसीजर जो है उसको हम सिंप्लीफाई करें और जो हर्डल्स हैं उनको खत्म कर दें। जो यहाँ बिना किसी रीज़न के बहुत सारे जो टर्मिनेशन हुई हैं जॉब्स में, उसमें हम एड्रेस करेंगे और रेक्टिफाई करेंगे और एंश्योर करेंगे एक फ्री फेयर ट्रीटमेंट हो और जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल एम्प्लॉइज। यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को हाईवे पे रोका जाता है, वी विल एंश्योर दैट अननेसेसरी हैरेसमेंट ऑफ पीपल ऑन हाईवे विल बी स्टॉप्ड। I think we'll, otherwise every point we can't explain, it will take time. You just go with the main topics. So, restoration of normalcy. Then the third guarantee is a comprehensive job package for youth. Unemployment का जो हाल जम्मू कश्मीर में है वो हम सब जानते हैं। मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर नौजवानों की बेरोज़गारी है वो की गई, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं हुई बल्कि बढ़ गया। Reality is, as we mentioned right in the beginning, that we have a fight on our hands to get our powers back. And we have no doubt in that we will succeed. At the very least, in the first instance, we will get a state back for Jammu and Kashmir. Within the state, all the powers that are required to fulfill these promises are with the government of Jammu and Kashmir. And we will fulfill these promises. We only have to go so far as to remind the Supreme Court of India that the government of India has promised the Supreme Court that statehood will be restored to Jammu and Kashmir. In the unlikely event that government of India is not willing to do it of its own will, we will go to the Supreme Court and we will get justice from there, but statehood will be restored and these promises will be kept. देखिए ना, कांग्रेस के साथ हमारी बात शुरू होने जा रही है। कहाँ तक हम उसमें कामयाब होंगे मैं अभी कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि बातचीत अभी शुरू हुई नहीं। बातचीत होने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं हम कहाँ तक उसको पहुँचा पाएंगे। के लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था ना? तो अगर इससे पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 370 को अपहोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद इस फैसले से वो 3 फैसले बदल गए, क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कल को ऐसे हालात बनेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे? अगर 3 फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? हमने कभी ये नहीं कहा कि रातों रात हम ये कर पाएंगे, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हमने कहीं पे भी लोगों से ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दे दो तो कल हम ये चीज़ें जो है हासिल करेंगे, लेकिन हम लोगों को ये यकीन दे रहे हैं कि इन मामलों पे हम खामोश नहीं रहेंगे, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी को 10-20 साल लगे, चलिए ना, हम 10-20 साल की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात इस मुल्क में बदल जाएंगे और हम अपना ये वादा जो है पूरा कर पाएंगे। स्पेकुलेशन में जा रहे हो ना आप 4 अक्टूबर तक वेट करिए। हमें नहीं लगता ना कि बीजेपी की वो पोजीशन है जो आपको लग रही है, और वो 35 सीटें जो आप गिन रहे हो, आप भूल रहे हो कि हम सिर्फ 2 पार्लियामेंट सीट जीते, 2 पे हम लड़े ही नहीं और 1 पे हम हारे। अगर 1 हारने और 2 ना जीतने पे भी हम 35 सीट जीते तो हमारी पोजीशन ठीक ठाक है ना। आप क्यों हमें बीजेपी की तरफ खींच रहे हो? हमें उस तरफ जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना हम उस तरफ जाने पे सोच रहे हैं। हमें किसी और से बात करने पे मजबूर नहीं कर सकते। हम उन लोगों से बात करेंगे जिनसे हम बात करना पसंद करते हैं। कांग्रेस किससे बात करना चाहेगी वो उन तक है। हमारी अभी कांग्रेस से कोई बात अभी शुरू हुई नहीं है, हमें बात करने दीजिए कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने अभी तक हमसे पीडीपी के बारे में कोई बात नहीं की और हमने कांग्रेस में हाईएस्ट लेवल पे बात की है। अब तारिक हमीद करा साहब ने ये किस अंदाज में बात की मैं कह नहीं सकता हूं।
वो अब मैं कौन होता हूं उनसे कहने के लिए कि आप लाइक माइंडेड से मत करिए, लेकिन वो जिनसे बात करना चाहे वो करें, हम जिनसे बात करना चाहेंगे हम भी करेंगे। हम कब कहते हैं कि हम लाइक माइंडेड पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं? हम भी लाइक माइंडेड पार्टी से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि वो लाइक माइंडेड पार्टीज कौन कौन है, मैं अभी उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं हूं। हम मंशूर पे ही बात करें तो लिस्ट जब हमें कैंडिडेट्स का निकालना होगा उस टाइम उस पर बात करेंगे। इन चीजों में अब कोई भरोसा नहीं रखता हूं। वोट गिनने के वक्त तक आप में से बहुत सारे ऐसे थे जो कह रहे थे कि मैं बारामूला से जीता हुआ हूं। लंच टाइम तक आप में से कुछ ऐसे थे जो मुझे फूंक भरने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बात नहीं, जब अभी आपके मशीन गिनने शुरू हो जाएंगे। मैंने इलेक्शन हार तस्लीम करके इंजीनियर को मुबारक भी दी थी और कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि अभी इंतजार करो, अभी भी मौका है। आप अभी से ही कहोगे कि फलाने ने यहां से जीता तो फलाने ने वहां से जीता, तो हुकूमत यहां से बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने की बात चल रही थी, यहां से कांग्रेस के साथ हुकूमत बनाने की बात चल रही थी। हमने अपना मंशूर तैयार करके लोगों के सामने रखा है इस उम्मीद के साथ कि उनका वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को हासिल होगा। कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत जो है अभी शुरू होनी बाकी है। हमें अपनी बात कांग्रेस के साथ करने दीजिए, लोगों का अपना मैंडेट जो है वो देने दीजिए, नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद हम फिर तफसील में बात करें कि हम इतने गए गुजरे नहीं हैं जितना शायद पिछले सालों में कुछ लोगों ने दिखाने की कोशिश की होगी। लेकिन हमने ये भी सीखा कि आखिरी मरहले तक किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं वो कभी कभार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, ये भी हमने सीखा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें इस बात का जो है एहसास हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी वर्कर है वो अपनी जगह मजबूत है। अगर आप नॉर्थ कश्मीर की भी बात करें, हालांकि हम हारे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी वोट है वो इंटैक्ट रहा है कि जहां जमात इस्लामी ने अपनी सियासत पिछले 30 साल की छोड़ के इलेक्शन के मैदान में कूदने की बात की थी और खुलेआम उन्होंने प्रेस के ज़रिए ये बात दिल्ली तक पहुंचाई, क्योंकि बंद कमरे में बात होती तो शायद उसका कोई ख़ास उसका कोई मायने होता नहीं, लेकिन खुलेआम प्रेस के ज़रिए उन्होंने दिल्ली तक ये बात पहुंचाई कि आप हमारे ऊपर से बैन हटा दो तो हम मैदान में अपने उम्मीदवार उतार के इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। हम पहले दिन से उनके इस बैन को उठाने के हक़ में थे। बदकिस्मती से कैबिनेट का और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी आपकी थी, उन्होंने आखिरी दिनों में ट्रांसफ़र बहुत किए, ज़मीनें भी बांटी और सारे ऐसे काम किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे। एक काम जो उनको करना चाहिए था, दिल्ली के तरफ से जमात इस्लामी के ऊपर जो बैन लगा हुआ था वो उठवाने का काम वो कर नहीं सके। चलिए, अब जमात इस्लामी इस इलेक्शन में खुलेआम हिस्सा नहीं ले पाएगी, हमें उस बात का अफसोस है।